आज आपको जानकारी है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन हम आपको एक बात बताएं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक साइंटिस्ट ने यह बोला कि पृथ्वी रुकी होती है, सूर्य चारों तरफ घूमता है। पृथ्वी रुकी है, बाकी सारे ग्रह पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। आप ऐसा उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। और ये हुआ है आज से लगभग 2000 वर्ष पहले। नाम था उनका टॉलमी। टॉलमी ने ये बात बताई थी कि पृथ्वी रुकी होती है और इसके चारों तरफ बाकी के सारे ग्रह सूर्य के साथ साथ सभी चक्कर मार रहे हैं पृथ्वी के। कैसा नजारा होता आप समझ सकते हैं। उसके लगभग कुछ वर्षों बाद, ये कहानी आज से 2000 वर्ष पहले की है, और उसके लगभग 500 वर्ष बाद एक नए साइंटिस्ट जिनका नाम था आर्यभट्ट, नाम आप बहुत सुने होंगे, उन्होंने एक्यूरेट बात बताया कि भाई ये गलत बात है, ऐसा नहीं है कि सारे ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, बल्कि होता ऐसा है। आर्यभट्ट के बाद जो है ट्रैकी ब्रे नाम एक साइंटिस्ट थे जो कि डेनिस के थे, उन्होंने जो है इसके बारे में जो है कुछ बातें बताई। और इनके बाद इनके शिष्य जो है जिनका नाम था केपलर, केपलर आकर के ग्रहों के संबंध में 3 बहुत अच्छे नियम देते हैं, बहुत डिटेल्ड नियम देते हैं। उन सारे नियमों को समझना हमें कि केपलर ने ग्रहों के संबंध में कौन कौन सा नियम दिया। तो हिस्ट्री जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप आगे बढ़ने में आपको मजा नहीं आएगा। तो हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी होता है। अब समझिए, केपलर ने ग्रहों के संबंध में 3 नियम दिए। याद रखिएगा, KCP, 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 KCP। के से होता है कक्षकों का नियम, C से होता है क्षेत्रफल का नियम, और P से होता है परिक्रमण काल का नियम। तो केपलर ने जो अपने रूल्स दिए थे उसमें 3 बड़े इंपॉर्टेंट नियम हैं जिसको हम KCP कहते हैं। केपलर का कक्षकों के संबंध में नियम, क्षेत्रफल का नियम, परिक्रमण काल का नियम। तो केपलर ने कुल 3 नियम दिया है ग्रेविटी के विषय में। ग्रेविटी के बारे में नहीं, वो मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स के बारे में, ग्रह किस तरह से चक्कर लगाते हैं उसके बारे में उन्होंने 3 नियम दिया है। कक्षकों का नियम, इसके बाद जो है क्षेत्रफल का नियम, परिक्रमण काल का नियम। केपलर के पहले नियम को क्या कहते हैं? कक्षकों का नियम। दूसरे नियम को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल का नियम। तीसरे नियम को परिक्रमण काल का नियम, KCP, याद रखिएगा। अब पहला डिस्कस करते हैं कि सर जो है कक्षकों का नियम क्या होता है। समझिए, केपलर ने अपने पहले नियम में बताया कि सभी ग्रह जो होते हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। बात करेक्ट है, बिल्कुल सही है। सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं और सूर्य जो होता है उनके फोकस पर स्थित होता है। कहाँ? फोकस। फोकस उसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए आप हाथ में रोज लिए गुलाब और आपका फोकस कहीं और है और ऐसे ऐसे लेके जा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और देख रहे हैं उसको चक्कर लगा रहे हैं। तो इस टाइप का चक्कर कौन लगाता है? ग्रह। ग्रह जो होते हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं और उसका जो शेप होता है, जो आकार बनता है, जो उसका पाथ होता है वो इलिप्टिकल होता है, दीर्घवृत्त टाइप का होता है। सभी ग्रह सूर्य का चक्कर दीर्घवृत्ताकार कक्षकों के रूप में लगाते हैं और सूर्य उनके फोकस पर स्थित होता है, जिसको नाभि बोल सकते हैं आप। फोकस पर स्थित होता है। आपको पता है इलिप्ट में एलिप्स जो होता है उसमें 2 टाइप के फोकाई होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, और इस टाइप का उसका लगभग शेप होता है, इस टाइप का, एवरेज कुछ इस टाइप का। तो सभी ग्रह जो होते हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं कक्षकों के रूप में। सभी का अपना अपना कक्षक बना होता है और सूर्य उनके कहाँ स्थित होता है? फोकस पर। सभी का फोकस नाभि के सूर्य पर होता है, इसी से घूम रहा है, ठीक है। आगे समझिए, पहले नियम में उन्होंने ये बताया। दूसरे नियम में उन्होंने कहा क्षेत्रफल का नियम। कौन सा नियम? क्षेत्रफल का नियम। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए ये कोई प्लैनेट्स है, ठीक है, ये कोई ग्रह है और यहाँ पे मान लीजिए आपका सूर्य है। मान लेते हैं कि ये आपका सूर्य है, ये सूर्य है, ये कोई ग्रह है। अब अगर हम सूर्य को ग्रह से ज्वाइन करें, सूर्य को किससे मिला दें? ग्रह से। अगर हम सूर्य को ग्रह से मिला दें, बात को ध्यान से समझिएगा, तो सूर्य के को अगर हम किसी ग्रह से, मान लीजिए कोई ग्रह है यहाँ पर, इस पॉइंट पर है और वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया था A से, और अगर हम इसको सूर्य से मिला दें, समझिए,
तो ये जो आपका एरिया आ रहा है ये वाला, यहां के कंपेयर में एरिया जो होगा, ये वाली एरिया कम होगी, यहां की एरिया थोड़ी सी बढ़ जाएगी। पहली बात, पहला कारण है कि ये थोड़ा सा पतला टाइप का होता है। अगर आप इलिप्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये एरिया वाला थोड़ा सा हिस्सा पतला रहेगा, तो कम दूरी तय करनी पड़ती है। दूसरा फायदा ये है कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, सूर्य दूर से ही उसको खींचने लगता है। सूर्य यहां पर है, ग्रह यहां पर है, सूर्य उसको दूर से ही खींच रहा है। तो जब सूर्य उसको अपनी तरफ खींचने लगता है तो इसकी वजह से इसका जो पाथ है बहुत तेजी से कवर होता है। जैसे कहने का मतलब, आप साइकिल चला रहे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड कह रही है जल्दी आइए ना, तो तेज हो जाते हैं। तो वही चीज है यहाँ पर, ये इसको इतना तेज अट्रैक्ट करता है कि ये यहां से स्पीड इसकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो यहां पर जो पोर्शन होता है, ये डिस्टेंस इसको कम से कम कवर करना पड़ता है, और प्लस जो है सूर्य उसको खींचता है, तो इसके वजह से इसने डिस्टेंस भी ज्यादा कवर कर लेती है। तो दूसरे नियम में केपलर ने कहा कि सभी ग्रह समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है? सभी ग्रह समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। ये है आपके क्षेत्रफल का नियम। तीसरा नियम समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे पहले आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये ए हो, ये बी हो, और ये ओ हो, ये सी हो, ये डी हो, तो एरिया जो होगा ए ओ बी का वो बराबर होगा सी ओ डी के एरिया में। सी ओ डी। अगर कोई पूछे कि ग्रह सूर्य के पास तेजी से घूमता है कि दूरी पर, तो आप कहिएगा पास में। पास में घूमने से क्या फायदा होता है? क्योंकि सूर्य उसको खींच के रखता है, तो जब तेजी से खींचेगा तो किसी का भी जो अट्रैक्शन है इसके वजह से उसके अंदर गति तेज हो जाती है, तो ये तेजी से गति करता है। अब समझिए, तीसरे नियम में केपलर ने कहा कि अगर कोई ग्रह है जिसको हम लोग परिक्रमण काल का नियम कहते हैं, तो तीसरे नियम उन्होंने परिक्रमण काल के बारे में बताया है। और उन्होंने कहा कि अगर कोई ग्रह है और अगर आपको इस तरह से कोई दीर्घवृत्त ले लें, तो आपको पता है कि दो जो ऐसे लाइन खींच रहे हैं, समझिए किसी भी दीर्घवृत्त में दो लघु अक्ष होते हैं। जो छोटी छोटी लाइनें हैं उसको हम लोग लघु अक्ष कहते हैं, जो बड़ी बड़ी लाइनें हैं उसको दीर्घ अक्ष कहते हैं। समझिए, केपलर ने अपने तीसरे नियम में बताया था कि किसी भी ग्रह के कक्षा का जो परिक्रमण काल होता है, मतलब एक चक्कर लगाने में लगा समय, उसका वर्ग दीर्घवृत्त की जो दीर्घ अक्ष का कक्षा है, दीर्घ अक्ष देख लीजिए, समझ लीजिए, ये लघु अक्ष होता है और ये दीर्घ अक्ष होता है। ये दीर्घ अक्ष है, ये भी दीर्घ अक्ष है, ये लघु अक्ष है और ये भी लघु अक्ष है। ये दीर्घवृत्त है, कक्षा 11 में आप पढ़े रहे होंगे। यह एक्स अक्ष के प्रति सममित है, मतलब एक्स अक्ष के प्रति सोया हुआ है। अब ये वाई अक्ष के प्रति सममित हो सकता है, वो मैथ्स में आता है। अब इधर ध्यान से सुनिए, तो ये जो बड़ा वाला लंबा सा भाग, इसको दीर्घ अक्ष कहते हैं, इसको भी दीर्घ अक्ष कहते हैं। ये आधा दीर्घ अक्ष है, ये भी आधा दीर्घ अक्ष है, ये आधा लघु अक्ष है, ये आधा लघु अक्ष है। तो किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग जो होता है, मतलब टी का स्क्वायर, दीर्घवृत्त का जो दीर्घ अक्ष है, जो दीर्घवृत्त है उसके दीर्घ अक्ष का तृतीय घात के समानुपाती होता है। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए क्यूब। ये जो है केपलर ने अपने तीसरे नियम में बताया था कि किसी भी ग्रह का जो परिक्रमण काल है उसका वर्ग उसके दीर्घ अक्ष की त्रिज्या के तृतीय घात के समानुपाती होता है, मतलब टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए क्यूब। ये केपलर का नियम है।